दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ के गढ़ रोड स्थित एक होटल में है। चूंकि इस होटल के अंदर नाफा का एक प्रोग्राम चल रहा है। नाफा वो संस्था है जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काम करती है। जिस तरीके से आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए काम करती है, वैसे ही नाफा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काम करती है। आज यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई है और कार्यकारिणी की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नाफा के अध्यक्ष हैं अभिषेक गिरी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। सर, आज मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और क्या क्या आपकी कार्यकारिणी में स्टेप्स लिए गए हैं, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं और क्या क्या आपने प्रस्ताव पारित किए हैं। हम जो है नेशनल स्तर पे काम कर रहे हैं। लगभग 25,000 मेंबर हमारे हैं और 450-500 ऑफिसर्स हमारे हो गए हैं। 2021 से हमने इस पर काम करना स्टार्ट करा। इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन इसका नाम रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर पैरामेडिकल बैन करके अब एलाइड शब्द कह दिया है। तो नेशनल अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन 2025 में इसका पुनर्गठन हुआ। आज का जो प्रोग्राम था, इसमें हमने माननीय केंद्रीय मंत्री और कई मंत्रियों का नाम निमंत्रण दिया था, जिसमें कुछ मंत्री हमारे पास आज आए हैं। मेन मुद्दा है इनका प्रोटेक्शन एक्ट, अलाइड हेल्थ कर्मियों का प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। सरकार इनके बारे में सोचे, क्योंकि जब तक जो एक्ट बना भी है वो जब तक फॉर्म मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक फर्जीवाड़े नहीं रुकेंगे। एक्ट ना लागू होने के चक्कर के कारण फर्जीवाड़े इतने चरम स्तर पे हैं कि कई फर्जीवाड़े 12,000 पैरामेडिकल कॉलेज, 12,000 पैरामेडिकल काउंसिल फर्जी के चक्कर में और लगभग 2.5 लाख बच्चा फर्जीवाड़े का शिकार हो चुका है। तो इस एक्सप्लेन करेंगे कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से होता है, क्योंकि हमने देखा, हम भी जानते हैं, लेकिन आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इनकी कोई बॉडी रेगुलेट नहीं है। आप समझिए कि अगर एलएलबी करेंगे तो बीसीआई में पंजीकरण होगा, फार्मेसी करेंगे तो पीसीआई में होगा। सबकी काउंसिल्स हैं, लेकिन इसकी कोई काउंसिल ही नहीं है। ये अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है, कोई लॉ नहीं बना हुआ इसके ऊपर। अब बने, इसकी भी मांग कर रहे हैं आप। काउंसिल तो बन चुकी है, लेकिन कार्य मतलब फंक्शनल नहीं है। ये कारण है, मेन काम नहीं कर रही। तो ये जो आपने जिक्र किया कि पैरामेडिकल स्टाफ्स को फर्जी तरीके से मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्या इस जो हॉस्पिटल से वो रख रहे हैं, तो किस तरीके से हो रहा है? क्या सैलरी का खेल होता है? थोड़ा सा अगर बताना चाहें। पहले है योग्यता। जो योग्यता, ये डिप्लोमा जो लोग करते हैं वो जो संस्थाएं कराती हैं वो खुद ही वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके नहीं चलती। तो ये मेन मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा ये है। अब हॉस्पिटल्स में बच्चा लेके देखिए, कोई भी बच्चा अगर ये डिप्लोमा करता है तो मध्यम स्तर के परिवार का करता है। ये पैरामेडिकल, जो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पा रहा वो ये अलाइड हेल्थ कर्मी या पैरामेडिकल बनता है। उसके बाद उसके पता चलता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद के ये इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं था, ये इंस्टीट्यूशन फर्जी निकला, इसे कहीं से मान्यता नहीं थी। तो ये फर्जीवाड़ा जैसे नहीं, मोनार्ड तो बैकडेटेड है। ये मोनार्ड तो यूनिवर्सिटी थी, गवर्नमेंट ने पास करके बनाई थी। ये कुछ पास ही नहीं होते, एक एक कमरे में चलते हैं इसको। ये कॉलेज स्कूल एक एक कमरे में चलते हैं। अच्छा, आप इस बात को लेकर गंभीर हैं? आज जो प्रस्ताव की अगर बात कर लें, प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसकी चलो मान लीजिए हो गया। इसके अलावा क्या क्या प्रस्ताव और कहाँ कहाँ से आपने संस्था के लोगों को बुलाया? अभी हमारा मेन प्रस्ताव है अलाइड हेल्थ क्या नाम है प्रोटेक्शन एक्ट बनना, और जो एक्ट बना उसको इम्प्लीमेंट होना। कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया गया था? गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, सब जगह से लोग पहुंचे हैं। संगठन के विस्तार के लिए क्या क्या दिशा निर्देश लोगों को? अभी संगठन विस्तार के लिए है कि आम आदमी से जुड़े, पदाधिकारी बने, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए योग्यता ये है कि आप समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं वो ऑफिसर बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनका उत्पीड़न होता है, प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। सर, ये उत्पीड़न अगर मान लीजिए डॉक्टर के नीचे हम काम कर रहे हैं और वहां पर कोई गड़बड़ हो जाए, तो वो डॉक्टर के प्रोटेक्शन एक्ट में अंदर आ जाते हैं, फिर अलग से क्यों चाहिए? नहीं, आते ही नहीं है। अगर डॉक्टर उत्पीड़न करेगा तब क्या होगा? अगर डॉक्टर सैलरी नहीं देता है तो किस प्रोटेक्शन एक्ट में क्या नाम है उसकी कार्रवाई होगी? अच्छा, अगर 8,000, 10,000, 12,000 के लिए उसकी सैलरी रोक दी जाए, अगर सैलरी रुक गई तो सैलरी रुकने के बाद क्या नाम है उसकी 12,000 की सैलरी निकालने के लिए वो कहाँ कोर्ट कचहरी करता फिरेगा? क्योंकि उसका कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ। मजदूरों का एक्ट है, इनका नहीं है। मजदूरों तक का एक्ट है, लेबर कोड है, लेकिन इनका नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। तो अब क्या आगे स्टेप्स हैं आप लोगों के? क्योंकि आपने जो प्रोग्राम किया है, नाफा को लोग अब जानने लगे हैं, पहले शायद जानते नहीं थे। है अब आगे क्या प्रोग्राम है? मंत्री जी खाने को आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभिषेक गिरी मेरे साथ थे, जो कि नाफा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इन्होंने पहले भी हमसे बात की और बताया कि नाफा क्यों काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, और प्रोटेक्शन एक्ट की इन्होंने यहाँ पर खासतौर से बात की है। इसके अलावा इस संस्थान को बढ़ाने की बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो फर्जीवाड़ा होता है पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पर, वो रुके, उस पर ये कैसे काम करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन जो नाफा से जुड़े लोग हैं
ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के, वो भी आपको सुनाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, खासतौर से बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष रहे हैं पंडित सुनील भाला, चूंकि उनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी आते थे, उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मसले को लेकर और नाफा को लेकर वो क्या कहते हैं और क्या प्रोटेक्शन एक्ट की जो ये बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उस पर वो कितना काम करेंगे, कितना खरा उतरेंगे। तो तमाम चीजें देखनी होंगी। फिलहाल सहयोगी फहीम के साथ मनोहर चौहान, न्यूज दीवान टीवी मेरठ। जय हिंद। सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए नाफा में कितने सदस्य इस समय बन चुके हैं और क्या टारगेट दिया गया सारे ऑफिसर्स को? देखिए, मेरा नाम अंशु रस्तोगी है और मैं नाफा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। टारगेट नहीं है। देखिए, मैं जो अभी जब बात चल रही थी मंच से, जब प्रस्ताव आया था कि हर सदस्य अगर अपने साथ 5 भी जोड़े तो वो अपने आप हमारी संख्या बढ़ जाएगी। और टारगेट नहीं है, अभी हम लोग 25,000 पर हैं और हम ही लोग जो है 25 लाख पे भी पहुंचेंगे। लेकिन टारगेट कैसा होता है सर? टारगेट हमने किसी को नहीं दिया, वो लोगों ने अपने आप से हम निष्कासित कर देंगे अगर आप 3 महीने में नहीं जोड़ेंगे। निष्कासित नहीं कर देंगे। देखिए, आप किसी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी जागरूक नहीं है तो मैं आपको लेकर कैसे लड़ूंगा? तो निष्कासित का मतलब ये है कि अगर हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी, आप जिलाध्यक्ष हो और बिना सेना के सेनापति कैसा होता है? तो कह रहा हूं, आपका गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, बात तो वही है सर। टारगेट तो है ही। टारगेट से मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे पर्सनली किसी को आप टारगेट लो। टारगेट से मतलब ये है कि लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारे जैसे वंचित लोग हैं वो भी जुड़े। हम ये तो कह नहीं रहे कि आप जाके किसी को भी कि जैसा भाजपा की सदस्य दे रहे हो या सपा की सदस्य दे रहे हो, ऐसा तो नहीं ना। नॉर्मल लेमन पे नहीं आना है। जो इस फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, उनको कैसे उनकी हक की लड़ाई लड़ी जाए, मेन चीज ये है। बाकी लोग हैं अपने संस्थान 25,000 है अभी 25,000 लोग हैं, कहाँ पूरे देश में, ऑल इंडिया है। और आज आपने देखा 9 राज्यों से लोग भी आए। सर, आपकी संस्था कह रही है कि प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, लेकिन जिस डॉक्टर के अंडर में पैरामेडिकल स्टाफ होता है ऑटोमेटिकली वो एक्ट काम करता है वहाँ पर, तो नहीं आपको करता। अलग क्यों चाहिए? नहीं करता सर। कई बार हमारा मेंबर या कोई पैरामेडिकल स्टाफ खुद डॉक्टर के अत्याचार से प्रभावित होता है, तो शिकायत कहाँ करेगा? किसी डॉक्टर ने उसको नौकरी से निकाल दिया, सैलरी नहीं दे रहे या उसे ओवर टाइम करा रहे, ओवर टाइम नहीं दे रहे, तो कहाँ शिकायत करेगा? वो कौन सा मंच है जहाँ वो शिकायत करेगा? तो वो मंच NHPA प्रोवाइड करता है उन लोगों को, जहाँ वो शिकायत करें और उस पर लीगल कार्रवाई होकर उनको न्याय दिया जाए। क्योंकि उनकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो कोई एडवोकेट हायर कर सके, है ना, न्यायालय जा सके, तो वो हेल्प उनकी NHPA करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो इसलिए आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं सर। अगर उनके पास ये एक्ट होता, ये सुरक्षा होता, तो शायद नाफा की जरूरत ही ना होती। बहुत सारी बातें हैं जो नाफा उठा रहा है इन लोगों की, अगर ये सब सरकार दे रही होती पहले से, शायद नाफा की जरूरत ही ना होती। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सोमनाथ बोराटे, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं नाफा का महाराष्ट्र स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ और ईशा पैरामेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी और ईशा सोशल फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और ग्लोबल ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट। आज यहाँ पहुँचे प्रोग्राम में, आज आपका प्रोग्राम था, राष्ट्रीय लेवल का था। यस। ये बताइए क्या कुछ यहाँ पर आज बातचीत हुई है, क्या प्रस्ताव कुछ रखे गए हैं, क्या होगा और आपके स्टेट के लिए कुछ मेन बात रही हो? देखो सर, हमारे नाफा के तरफ से कम 8 या 9 राज्यों से लोग आए थे यहाँ पे और नाफा के सभी मेंबर्स और ऑफिसर्स ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किए। ऐसे 6-7 प्रस्ताव पारित हो गए। इनमें से कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं कि जैसे हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक्ट हो जाए पैरामेडिकल के लोगों के लिए। दूसरा है कि जो नेशनल कमीशन काउंसिल बन रहा है उसमें से हमारे नाफा के कुछ लोगों को सदस्य के लेना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पैरामेडिकल स्टाफ को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर भी उसका परिवार डिपेंड रहता है, तो वो एक्ट होना जरूरी है। अपना पूरा परिचय दीजिए और मुझे बताइए कि जो नाफा है इसकी सदस्यता लेने के लिए क्या पैमाना है, क्या मानक है? देखिए, मेरा नाम फुरकान सैफी है, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ नाफा से। हमारी जो ये एसोसिएशन है इसमें सदस्यता लेने के लिए कोई भारी भरकम या कोई ऐसे वे नहीं रखे गए पॉइंट्स कि आप उन्हें फुलफिल करेंगे। बस ये है कि आप एक तो डॉक्टर लाइन से हों, बेस्ट तो ये है, या फिर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हों, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से जुड़े होंगे तो आप डॉक्टरी लाइन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। और जब आप एजुकेशन या डॉक्टर लाइन से आप जुड़े होंगे, चाहे आप प्रैक्टिस कहीं कर रहे हो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर रहे हो, चाहे आपका खुद का क्लिनिक हो या आपने कोई फार्मेसी का कोई कोर्स किया हो, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर उसकी आवश्यकता है। तो आप उसकी आवश्यकता के लिए हमारे पास जो वेबसाइट लॉन्च हुई है उस पर आप जाएंगे, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना फॉर्म फिल करेंगे और आपको वहाँ का जो भी स्थिति होगी, जहाँ वहाँ पर पद खाली होगा उस पद पर आपको चयनित कर दिया जाएगा। सवाल ये है, आपने मेरठ की हम
डिग्री है, डिग्री धारक है। जो डिग्री नहीं रखते हैं वो भी स्टोर चला रहे हैं, उनका क्या करेंगे सर? नहीं, जो सताए जाते हैं कई बार। हाँ नहीं, सताए जाते हैं, लेकिन जो डिग्री धारक नहीं है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए अपनी डिग्री प्राप्त करें, और उसको जो सही कानूनी संवैधानिक रूप से कोई कार्य करने का हमें मिला है भारत सरकार से, तो उसके अनुसार अपना काम करें। अगर उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत है, उनको डिग्री में कोई दिक्कत है, तो हम ये तो नहीं कह सकते मैं उन्हें डिग्री दे दूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि अगर वो एडमिशन लेकर उसको अपनी पढ़ाई को पूरी कर लें और अपनी डिग्री को पूरी लेकर जो भी उनके मानक हैं उनको पूरा करें, उसमें सहयोग करेगी हमारी नाफा। हम एक कर्मचारी की उसकी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि उसकी जो प्रोटेक्शन वो पूरी ना हो जाए। वेलफेयर के लिए कोई आपने स्कीम्स बनाई हुई है? स्कीम्स बनवाई हैं, उनके उद्देश्य भी हैं, उनके जो है जो वो अपना लिए लड़ना चाहते हैं उनके लिए सब बनाए हुए हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल की बात कर ले, कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो उसके लिए नाफा परिवार पूरा सपोर्ट करता है, हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराता है, वहाँ जाता है, देखता है, और जो उसके बिल वगैरह होते हैं उनको भी देखता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज कराता है। हर कदम पर उसके साथ खड़ा है नाफा परिवार, और नाफा परिवार हर कदम पर खड़ा रहेगा। मेरा नाम नरेश सिंह है, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और मैं जयपुर का सचिव हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसमें सारे देश से लोग आए हुए हैं और इसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग भी हैं, वो शामिल होके बहुत कार्यक्रम को अच्छा बनाया। और हमने पैरामेडिकल के बहुत सारे इश्यू उठाए, उसमें मिनिमम वेजेस को भी इंक्लूड किया। गवर्नमेंट में जो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी उन बातों को भी हमने मुद्दा उठाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं सरकारें चेंज होती है तो क्या है कि अभी बीजेपी की चल रही है, तो बीजेपी की स्थानीय सरकार क्या करती है कि कोई कंपनी से अपनी डील करके उस कंपनी को ले आती है और वहाँ प्राइवेट बेस पे आउटसोर्सिंग पे वैकेंसी करती है। तो उससे क्या है, एक तो पढ़ने वाले और जो बच्चे कर रहे हैं, एमएलटी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता और वो गवर्नमेंट में कहीं जा नहीं पाते, क्योंकि सरकार को एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ से जनरेट हो रहा है आउटसोर्सिंग से, तो वहाँ ना तो उनको प्रॉपर पेमेंट मिल पाता है, ना अच्छा सैलरी मिल पाती है, और ना ही उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। हेल्थ की सिक्योरिटी नहीं है उनको, मेडिकल की कोई सिक्योरिटी नहीं है उनको। तो ये है कि जैसे मजदूर की तरह लाते हैं कि काम किया और उसके बाद में जाओ। थैंक यू। अशोक जी हमारे प्रेसिडेंट है। दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आज मेरठ के गढ़ रोड स्थित एक होटल में नाफा का प्रोग्राम चल रहा है। नाफा एक संस्था है जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरह काम करती है। वो डॉक्टर के लिए काम करते हैं, ये स्टाफ के लिए काम करते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला पहुंचे हुए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये संस्था को लेकर क्या कहते हैं, और जिस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर देश भर में जिम्मा रहता है मरीजों की सेवा करने के लिए, उनको सही करने के लिए, तो क्या कुछ कहना है सर? सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। और आज जो है यहाँ सम्राट हेवेंस मेरठ शहर में ये नाफा के द्वारा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, इस कार्यक्रम को जो पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूट का ये स्टाफ और उसको सब उपलब्ध कराने से जैसी उनकी समस्याओं से जूझने जैसा कार्य इनका बड़े स्तर पर काम करते हैं। ये सर देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए काम करता है, लेकिन ये लोग स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों का यहाँ तक कहना है कि आप लोगों के माध्यम से ये प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। क्या आप इनकी पैरोकारी अगर सदन में आप जाते तो कर पाएंगे? देखिए, इनकी बहुत सही तरीके से मांग है, क्योंकि डॉक्टरों की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी तमाम उनके चीज़ों को उठाने के लिए मिनिस्टर से लेकर के उनके कई संस्थाएं ऐसी हैं, उनकी जो MIE जैसी संस्थाएं चलती हैं, हर जिले में उनकी संस्थाएं हैं। लेकिन जहां ये हमारा नर्स है, स्टाफ है या नीचे का जो कर्मचारी है, जो बहुत छोटी जीवनचर्या चलाने के लिए उसको धनराशि प्राप्त होती है, और ये अस्पताल को यही चलाते हैं। डॉक्टर तो केवल आता है और डॉक्टर अपने मरीज को देखता है, चलाता है, लेकिन मरीज को संतुष्टि से लेकर के, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने से लेकर के, सारी ताकत से लेकर के ये नर्स जो होते हैं, स्टाफ जो होते हैं, जो पैरामेडिकल का स्टाफ है, यही कार्य करता है। तो इनकी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो मांगे हैं, उसके लिए मैं निश्चित रूप से इनके साथ खड़ा रहूंगा। और हमेशा हमने जो श्रम कल्याण था, हमने इनको भी अपने विभाग में डालने का प्रयास किया था। और जब हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस कालखंड में हमने रखा था इनको भी
कि इनको भी जितने भी श्रमिकों की जो कल्याण की सरकार की जो योजनाएं हैं वो इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि योजनाओं का जो लाभ है, जो हमारे जो फैक्ट्री के जो श्रमिक कर्मचारी जो यानी कि जो उस पर काम करने वाले, यानी कि मॉल जैसे ऐसे बड़े संस्थानों में जो यानी कि जिस प्रकार के उन श्रमिकों को लाभ मिलता था, तो हम इनको भी जोड़ना चाहते थे, अस्पतालों को भी जोड़ना चाहते थे, जो मेडिकल कॉलेज है उनको भी जोड़ना चाहते थे। तो हमारे ये एजेंडे में है। इस एजेंडे के साथ में इनकी जो परिवार के जो जीवनचर्या है उसको ठीक करने के लिए और सरकार की दी जाने योजनाओं का लाभ इनको मिलता रहे, ये हमारा प्रयास था। और निश्चित रूप से हम समय जब कभी मिलेगा तो इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इनके परिवारों को जो भी योजनाएं जो हमारे श्रमिक कर्मचारी को मिलती है वो इनके पास तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, ये प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग कर रहे हैं, हालांकि डॉक्टर्स के लिए तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टाफ है, डॉक्टर्स नहीं है और वहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या डॉक्टर के जानिब से हो जाए। कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर शोषण कर देता है अपने लोगों का, तो उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। क्या आप एज ए सरकार में बैठे हुए हैं, तो क्या आप इसकी पैरोकारी कर पाएंगे? मैं इनकी पैरोकारी नहीं करूंगा, मैं इसे कराऊंगा भी। हमेशा मैं जिनकी मांग करता रहा हूं, इनकी मैं सुरक्षा की गारंटी देता हूं। बहुत शुक्रिया। तो पंडित सुनील भाड़ा मेरे साथ थे, पूर्व मंत्री, जो नाफा का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है उसमें पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर के जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिले, ऐसा प्रयास ये कर रहे हैं और प्रयास आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल और सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ दीवाना टीवी मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।